गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है उससे पूर्व हमने जो वीडियो और आपको जो मटेरियल दिया था वो आपने आवश्यक रूप से पढ़ा होगा। हमने प्लेटो पढ़ लिया है, प्लेटो की विचारधारा पढ़ी, हमने अरस्तु की नागरिकता, दास्ता और राज्य संबंधी विचारों का वर्णन किया। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अरस्तु के संपत्ति से संबंधित विचारधाराएं। मैंने संपत्ति की जो विचारधाराएं हैं इनको दो भागों में विभक्त किया है, जिससे आपको धीरे धीरे ये सारी बातें समझ में आती चली जाएं। अरस्तु ने संपत्ति की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए परिवार की विचारधारा भी रखी है, जिसका आगे हम वर्णन करेंगे। और समय समय पे हमने आपको ये भी निर्देश दिया है कि जब हम व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई मटेरियल और क्वेश्चंस डालते हैं तो आप बेझिझक हमसे उस कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपको समझ में नहीं आते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें कि अरस्तु ने संपत्ति की जो विचारधारा है उसके बारे में क्या कहा है। अरस्तु से पहले जो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो ने संपत्ति, परिवार आदि दोनों की चर्चाएं करी हैं और उनसे संबंधित संपत्ति साम्यवाद और परिवार साम्यवाद के रूप में चर्चा करी है। अरस्तु ने अपनी जो विचारधाराएं हैं वो अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में लिखी हैं और उन्होंने यानी प्लेटो ने जो संपत्ति के संदर्भ में विचारधारा प्रस्तुत करी उससे प्लेटो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनसे भिन्न प्रकार की विचारधारा इन्होंने प्रस्तुत करी है और उन्होंने कहा कि जो संपत्ति है वो समाज के सभी वर्गों को अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और प्लेटो ने इससे बिल्कुल भिन्न विचारधारा प्रस्तुत करी थी, जो मैं आपका पहले भी आपको बता चुकी हैं। अब जो संपत्ति की विचारधारा है वो प्लेटो ने उसके बारे में क्या कहा। उसने संपत्ति को आवश्यक भी बताया, परिवार के लिए भी बताया, समुदाय, समाज और सभी वर्गों के लिए संपत्ति को आवश्यक माना है। आगे जाके उन्होंने निजी संपत्ति की भी बात करी है, जिसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हम सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्लेटो इन सब के माध्यम से क्या कहना चाहते थे कि समाज में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम ये चर्चा करेंगे कि संपत्ति की आवश्यकता क्यों है, इसको बताने की चेष्टा अरस्तु ने करी है। और अरस्तु ने ये कहा कि मेरे गुरु ने जो व्यक्तिगत संपत्ति की बात करी और उसको संपत्ति को सब दोषों की जड़ बताया है, उसकी इन्होंने आलोचना करी और कहा कि संरक्षकों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। ये किसका कहना था? प्लेटो का। तो अपने गुरु के विचारों के विपरीत अरस्तु ने मत व्यक्त किया कि संपत्ति व धन यंत्रों का भंडार है, जिसे घर में या राज्य में प्रयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि संपत्ति गृहस्थी का एक भाग है तथा संपत्ति प्राप्त करना गृहस्थों के अर्थशास्त्र का एक भाग है, क्योंकि ना तो केवल जीवन और ना अच्छा जीवन संपत्ति के न्यूनतम स्तर के बिना संभव होते हैं। उन्होंने जो इंगित किया वो क्या किया है? अच्छा जीवन। हर मनुष्य जीवन जीता है, लेकिन अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। यहाँ पे जो अरस्तु ने जोर दिया वो दिया है अच्छा जीवन। तो उन्होंने क्या कहा कि धन और संपत्ति दोनों यंत्रों का भंडार है और इसको मानने के दो परिणाम हैं। पहला तो यह है कि गृहस्थी के अस्तित्व और उचित संचालन के लिए संपत्ति आवश्यक और अपरिहार्य है। मैक्सिक अपने विचारक हुए, उन्होंने क्या कहा कि प्रकृति द्वारा निर्मित एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के लिए जीवित रहने का एक अधिकार है। ये संपत्ति के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि भूख मिटाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर और जलवायु की कठिनाइयों में अपनी रक्षा करने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। ये सब वस्तुएं ऐसी अन्य वस्तुएं संपत्ति कहलाती हैं। प्रकृति ने मनुष्य को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति दी है। प्रवृत्ति शब्द का इसलिए कहा है कि जब हम प्रकृति ने जब जीवन जीने का अधिकार दिया है तो जीवन की आवश्यकताएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है। और संपत्ति को यंत्रों का भंडार मानने का दूसरा परिणाम ये है कि संपत्ति की सीमा होती है। किसी गृहस्थी के लिए आवश्यक संपत्ति की मात्रा उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सीमित होती है। जो आवश्यक हो उससे अधिक लेना उतना ही बुरा है जितना बुरा उससे कम लेना है। अब उन्होंने आगे संपत्ति की कुछ विशेषताएं बतलाई हैं। उन्होंने क्या कहा कि संपत्ति परिवार और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक जड़ वस्तुओं का संग्रह है। जड़ वस्तुओं का संग्रह है।
अब ये जो जड़ वस्तु है, इसके मतलब ये है कि ये मौजूद है और ये हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए संपत्ति परिवार व सुख के लिए आवश्यक है और निजी संपत्ति भी उतनी ही आवश्यक होती है। इस आधार पर इन्होंने बल दिया है। अब एक विद्वान हुए हैं इब्न स्टीन, उन्होंने कहा व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, बशर्ते उसका प्रयोग या उपयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपराओं व रीति रिवाजों द्वारा और राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानूनों द्वारा नियंत्रित हो। आगे उन्होंने कहा कि स्वामित्व के भी 3 प्रकार होते हैं। स्वामित्व का जो पहला प्रकार है वह होता है जिसमें भूमि का स्वामित्व सम्मिलित होता है, उस पर खेती सम्मिलित रूप से होती है पर पैदावार का बंटवारा हो जाता है। दूसरे प्रकार का स्वामित्व वह होता है जिसमें भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है पर खेती सम्मिलित होती है और पैदावार बांट ली जाती है। तीसरे प्रकार का स्वामित्व वह होता है जिसमें भूमि का स्वामित्व सम्मिलित होता है पर खेती अलग अलग होती है और पैदावार को भी व्यक्तिगत रूप से बांट लिया जाता है। क्योंकि मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों गुणों का स्वभाव होता है, इसलिए वो तो कभी अच्छा भी होता है और कभी दुष्ट प्रवृत्ति का भी हो जाता है। तो अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से दुष्ट होता है, वे अपने साथियों के साथ बहुत दिन तक मिलकर नहीं रह सकता। इसी कारण संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना आर्थिक व नैतिक दोनों दृष्टिकोण से की है। अब हम आगे चलें कि अरस्तु ने निजी अर्थात जो प्राइवेट संपत्ति है उसका भी समर्थन किया और उसको औचित्य और उसकी वैधता की बात भी करी है। औचित्य और वैधता की बात उनके पक्ष में उसने तर्क दिया। पहला तर्क ये दिया कि संपत्ति सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक अंग है और नंबर 2 प्रकृति के द्वारा व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। नंबर 3 जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति होती है वे इसका प्रबंध करना जानते हैं। तो यहाँ पे जो है वो प्रबंध विशेषता भी इंगित होती है। नंबर 4 अरस्तु मनोवैज्ञानिक आधार पर निजी संपत्ति की संस्था का भी समर्थन करते हैं। फिर उन्होंने कहा संपत्ति सुख का एक साधन है क्योंकि लगभग सभी व्यक्ति इससे प्रेम करते हैं। और अंतिम वाक्य उन्होंने क्या कहा कि निजी संपत्ति सद्जीवन का एक आधार अर्थात आवश्यक साधन है। तो इस तरह से पहले भाग में अरस्तु ने संपत्ति की औचित्य, उसकी आवश्यकता, निजी संपत्ति और विशेषताएं, इन 4 चीज़ों का वर्णन किया है। मुझे उम्मीद है छात्र छात्राओं आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो संपत्ति या प्रॉपर्टी है यह हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम इसको सही ढंग से इसका बंटवारा करते हैं तो समाज और राज्य की उन्नति होती है और राज्य का विकास होता है। इसलिए अरस्तु ने इस संपत्ति की बात कही है।